अचानक एक बूढ़ा आदमी पास आता है और ऑस्कर को देखकर खुश होता है। उसका नाम है विल्टर, जो मैजिक टावर की फैसिलिटीज का मैनेजर है। जब ऑस्कर उसे पहचान नहीं पाता तो विल्टर कहता है कि लगता है रूमर्स सही थे। कंसर्न्ड होकर ऑस्कर पूछता है कि उसकी मेमोरी लॉस की खबर कितनी दूर तक फैल चुकी है और विल्टर ने उसे यंग सर ऑस्कर क्यों कहा। मुस्कुराते हुए विल्टर बताता है कि जब फॉर्मर मास्टर जिंदा थे वो यहीं काम करता था और उस वक्त के मास्टर थे महान सर ऑस्कर। मुस्कुराकर ऑस्कर कहता है कि उसे ये डिस्टिंक्शन पसंद है और वो खुद भी यूज करेगा। फिर विल्टर कहता है कि वो चाहता है कि ऑस्कर का कॉन्वर्सेशन पार्टनर बना रहे, लेकिन अब वो जल्द ही टावर छोड़ देगा। वो 3 मास्टर सर्व कर चुका है और अब केवल वही बचा है। उसके कोवर्कर्स जा चुके हैं। उसने इतनी लंबी सर्विस इसलिए निभाई क्योंकि फॉर्मर मास्टर ने इनॉग्रेशन सेरेमोनी में कहा था कि जो भी यहां रहता है वो जरूरी है। तब से उसने ये मानकर काम किया कि वो व्हाइट टावर का सच्चा मेंबर है। ऑस्कर कहता है कि फॉर्मर मास्टर वाकई सीरियस थे। विल्टर जवाब देता है कि यही वजह है कि अब वो क्विट कर रहा है, जिससे ऑस्कर कंफ्यूज हो जाता है। विल्टर समझाता है कि व्हाइट टावर अब अच्छा नहीं चल रहा, फाइनेंसेस पहले जैसे नहीं रहे और अगले महीने उसकी सर्विस के 42 साल पूरे हो जाएंगे। ऑस्कर पूछता है कि क्या ये लॉन्ग सर्विस अवार्ड की वजह से है। हमें पता चलता है कि जो भी टावर में 40 साल सर्विस पूरी करता है उसे मेडल के साथ 2 लाख सीनोस मिलते हैं। लेकिन विल्टर सिर हिलाते हुए कहता है कि अब व्हाइट टावर के पास ये लग्जरी नहीं बची। अगर वो इतनी बड़ी रकम दे भी तो कई लोगों की जान जोखिम में डालनी पड़ेगी और वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये टावर उसकी दूसरी होम टाउन है। ऑस्कर के मन में चलता है कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि व्हाइट टावर की हालत इतनी खराब है। वो सोचता था कि ब्लू टावर बस प्रॉफिट के लिए एक्स्ट्रावेगेंट काम करता है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि जो लोग मेहनत से महान बने उन पर उंगली उठाने वाला वो कौन होता है। आखिरकार उसके पास सिर्फ खाली टाइटल्स हैं जिनका कोई वजन नहीं, क्योंकि असली इनाम तो दूसरों को मिलना चाहिए था। अचानक विल्टर उसकी सोच तोड़ देता है। ऑस्कर की कसकर बंद मुट्ठियां देखकर वो पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहा है। तभी ऑस्कर को एहसास होता है कि उसने अपने ही हाथ घायल कर दिए हैं। वो पूछता है कि विल्टर कब जाने का सोच रहा है। विल्टर जवाब देता है, 2 हफ्तों में। बूढ़ा आदमी उसके जख्म पर पट्टी बांधते हुए कहता है कि दवा लेने नर्स के पास जरूर जाए। ऑस्कर जवाब देता है कि वो चाहेगा विल्टर उसका कॉन्वर्सेशन पार्टनर बना रहे, क्योंकि उसे छोड़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद तरीका ढूंढ लेगा पैसा कमाने का और उसकी जगह पक्की कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर अपनी डेस्क पर बैठा सोच रहा है कि वो ये वादा कैसे निभाए। उसके पास रिसर्च, लेक्चर्स और कमीशंस जैसे ऑप्शंस हैं, लेकिन उन सब में पैसा आने में बहुत समय लगता है। उसे चाहिए फास्ट मनी, इसलिए वो पोशन ट्रेड पर विचार करता है। तभी अखबार में कुछ उसकी नज़र पकड़ता है और उसका चेहरा हैरानी से भर जाता है। दूसरी ओर वाइस मास्टर के ऑफिस में एल्डर फिदिलीना, जो फाइनेंसेस संभालती है, गुस्से में कहती है कि इस बार अल्डो को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो कहती है कि चोरी की आदत बस बढ़ती जाती है, लेकिन मैक्सिम शांत होकर कहता है कि अब टावर में बचा ही क्या है जो कोई चुरा सके। फिडिलीना भड़क कर कहती है कि उसे कॉन्ट्रडिक्ट करना बंद करो और अपराधी को आइसोलेशन में डाल दो। हैमिल दखल देकर कहता है कि आइसोलेशन एक बच्चे के लिए टॉर्चर से कम नहीं होगा। उसका सुझाव है कि वो लड़का रिसर्च फंड्स की चोरी की भरपाई ट्रिपल करके खुद करे। फिडिलीना नाराज होकर कहती है कि टावर के पास पैसे की कमी है और तुरंत कोई सोल्यूशन चाहिए। वो प्रस्ताव रखती है कि पोषण प्रोडक्शन चेंबर का सामान बेच दिया जाए, क्योंकि उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। वाइस मास्टर इसका कड़ा विरोध करता है। वो कहता है कि ये जगह वो है जहां मेजस एकत्र होकर मैजिक पर स्टडी और नॉलेज शेयर करते हैं। इसे बेच देना फ्यूचर को बेचने जैसा होगा। फिडिलीना तंज कसती है कि क्या उनका कोई फ्यूचर बचा भी है। आखिर वो 20 साल से इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर मैक्सिम गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिडिलीना शांत रहकर कहती है कि भले ही कोई जीनियस टावर को बचा सके, वो यहां आने वाला नहीं है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। सब चौंक जाते हैं। वाइस मास्टर विजिटर को अंदर आने की अनुमति देता है। अंदर आता है ऑस्कर। वो विनम्रता से तीनों एल्डर्स को ग्रीट करता है और कहता है कि उसके पास एक सुझाव है, लेकिन उसे बिजनेस शुरू करने की अनुमति चाहिए। फिडिलीना भड़क कर कहती है कि कुछ दिन पहले रिसर्च फंड्स हड़पने वाला लड़का अब बिजनेस की इजाजत मांग रहा है। ये रिडिकुलस है।
ऑस्कर उसकी बात अनसुनी कर देता है और अखबार उठाकर कहता है कि प्रॉपर्टी 27 इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक की वजह से बंद हो रही है। हैमिल कहता है कि उसने सुना है लोग इसे केडेंस फ्लू कह रहे हैं, लेकिन वैक्सीन फॉर्मूला 20 साल पहले खो गया था, इसलिए ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। ऑस्कर बताता है कि ब्लू टावर भी एंटीडोट बनाने में नाकाम रहा, इसलिए वो चाहता है कि व्हाइट टावर वैक्सीन्स बेचकर उस मार्केट पर अपना मोनोपोली फिर से हासिल करे। फिडेलिना हंसकर उसका मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि जब मैजिकल टावर्स और बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज करोड़ों खर्च करके भी असफल रहीं, तो एक 20 साल का लड़का दावा करता है कि वो कर लेगा। ऑस्कर उसकी ओर मुड़कर काल्मली कहता है, शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन आप भूल रही हैं, मैं एक जीनियस हूं। फिडेलिना ऑस्कर की बात सुनकर और भी गुस्से में आ जाती है। उसकी आंख के पास नसें फूल जाती हैं और वो चिल्लाकर कहती है कि उसने 25,000 सिनोस चुराकर इलीगल एलिक्सर खरीदा, जिससे साफ होता है कि उसे पैसों की असलियत की कोई समझ नहीं। हैमिल बीच में बोलकर कहता है कि ऑस्कर यहां ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लेकर आया है, तो इतनी बदतमीजी की जरूरत नहीं। महिला गहरी सांस लेकर थोड़ी शांत होती है और माफी मांगती है। ऑस्कर अपने मन में समझता है कि फिडेलिना उससे नफरत करती है, क्योंकि वही टावर की ट्रेजरर है। फिर भी वो वाइस मास्टर से अपनी रिक्वेस्ट कंसिडर करने को कहता है, सोचते हुए कि अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। मैक्सिम पूछता है कि ऑस्कर इतना पक्का क्यों है कि ये कैडेंस फ्लू ही है। ऑस्कर बिना झिझक कहता है कि न्यूज़पेपर के पेज 2 पर आर्च बिशप बॉल्डविन की सडन पिलग्रिमेज प्लान चेंज की खबर छपी है। बॉल्डविन ऑल्टरारा ऑर्डर का हिस्सा है जो मदर अर्थ की पूजा करता है। बाहर से वो वर्चुअस दिखते हैं, लेकिन कार्डिनल बनने के लिए कैंपेन फंड्स चाहिए, इसलिए आर्च बिशप्स किसी भी सिटी में 1 महीने तक रुक सकते हैं और नोबल्स व मर्चेंट्स से पैसा इकट्ठा करते हैं। सायरन की हालत बिगड़ रही है और आर्च बिशप का वहां 1 महीने ठहरना साफ इशारा है। मैक्सिम मानता है कि ऑस्कर सही है, लेकिन उसे लगा था कि आर्च बिशप बस प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स मांगने रुके हैं। ऑस्कर जवाब देता है कि यही अजीब है, एरिड लैंड के लिए प्रेयर्स क्यों मांगे, जबकि ऑल्टरारा ऑर्डर की पिलग्रिमेज रूट पहले से तय है। असल में आर्च बिशप ने नॉक्स और मोस्ट दोनों में 1-1 महीना बिताया, ताकि विंस जाने में देरी हो, क्योंकि अगर पिलग्रिमेज के दौरान आउटब्रेक हो गया तो कार्डिनल बनने का सपना खत्म हो जाएगा। ब्लॉन्ड एल्डर कहता है कि इसका मतलब आर्च बिशप पहले से फ्लू के बारे में जानता था और बस समय खरीद रहा है। फिडेलिना भी मान लेती है कि लड़का एनालिसिस में अच्छा है, जैसा कि एक थ्योरी मेज से उम्मीद की जाती है। हैमिल कहता है कि वो ऑस्कर की बात समझ गया है, लेकिन ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकता, क्योंकि टावर के अन्य स्पेल्स का फंडिंग रुक जाएगा। लेकिन वो ऑस्कर के बिजनेस में अपनी पर्सनल मनी इन्वेस्ट करना चाहता है। फिडेलिना हैरान रह जाती है, मगर वाइस मास्टर उसे आश्वस्त करता है और ऑस्कर से पूछता है कि क्या 30,000 सीनोस काफी हैं। ऑस्कर अपने मन में सोचता है कि ये बहुत कम है। मीटिंग के बाद ऑस्कर पोषण प्रोडक्शन चेंबर पहुंचता है और प्लान बी शुरू करता है। पहले वैक्सीन का सैंपल बनाना, ताकि आर्चबिशप से और पैसा खींचा जा सके। उसकी स्ट्रैटेजी साफ है, डेस्परेट आदमी से पैसा लेना आसान होता है। वो खुद से कहता है, अब चीजों को गरमाने का वक्त है। कुछ देर बाद ऑस्कर एक फ्लास्क में लाल लिक्विड को देखता है। सब्सटेंस ट्रांसफर करते हुए वो प्रोटेक्टिव ग्लासेस उतारता है और संतुष्टि से कहता है कि जैसा कहते हैं, सच्चा मास्टर हमेशा अपनी क्लास दिखाता है। तभी नीले कपड़ों में एक लड़का बैग्स उठाए हाँफते हुए आता है। वो शिकायत करता है कि उसकी पीठ टूट जाएगी, लेकिन उसने सारे जरूरी मेडिसिनल हर्ब्स ला दिए। फिर पानी मांगता है। ऑस्कर उसे फिटीग रिकवरी पोशन देता है। लड़का शुक्रिया कहकर पीता है और बोलता है कि पोशन स्वादिष्ट और गर्म है। फिर पूछता है कि क्या ऑस्कर ने अभी बनाया है। ऑस्कर हर्ब्स देखते हुए हां कहता है। लड़का मुस्कुराकर कहता है कि उसने इस काम के लिए सबसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स चुने। ऑस्कर मुस्कुराते हुए फ्रैंक से कहता है कि उसकी नज़र बहुत अच्छी है, उसे तो व्यापारी बनना चाहिए। फ्रैंक हंसते हुए जवाब देता है कि टावर जब टूट जाएगा तो यही उसका प्लान है। तभी ऑस्कर हल्के से उसकी सिर पर उंगली से चुटकी मार देता है और कहता है कि खुद को रोक नहीं पाया। सिर पकड़कर फ्रैंक पूछता है अब उसे क्या करना है, क्योंकि फिडेलिना ने साफ आदेश दिया है कि उसे ऑस्कार की मदद करनी है। ऑस्कार कहता है कि इंग्रेडिएंट्स शिफ्ट करने से शुरू कर सकते हैं, हालांकि अंदर ही अंदर जानता है
कि उसे किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं। अपने मन में वो सोचता है कि व्हाइट टावर में कई टैलेंटेड लेकिन मुश्किल बच्चे हैं। अगर सब मिलकर काम करें तो टावर को मजबूत बना सकते हैं। और उन्हीं में से एक है फ्रैंक सीरियस। नीले बालों वाला लड़का फिर पूछता है कि ये जो सामान खरीदा गया है वो कहीं जहरीला तो नहीं। सामने आते हैं नाम, ब्लैक लिलीज ऑफ द वैली, रेड चमेल्लास, गोस्ट मशरूम और एमवीए। ऑस्कर समझाता है कि जहरीला होने का मतलब यह नहीं कि उनका इस्तेमाल दवा में नहीं हो सकता, बस सही प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे कि 12 घंटे तक उबालना। लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स भी नष्ट हो जाते हैं। फिर ऑस्कर फ्रैंक से पूछता है कि क्या उसने कभी डम्पलिंग्स खाए हैं। फ्रैंक हाँ कहता है। ऑस्कर बताता है कि उसी मेथड से हर्ब्स का जहर निकाला जा सकता है और न्यूट्रिएंट्स भी बचाए जा सकते हैं। फ्रैंक हैरान होकर कहता है कि इस तरह तो पोषण मार्केट पर मोनोपोली जमाई जा सकती है। ऑस्कर सहमत होता है। कुछ समय बाद इंग्रेडिएंट्स नरम हो जाते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन आसान हो जाता है। ऑस्कर अपनी एयर ड्रेनिंग मैजिक एक्टिवेट करता है और गुलाबी धुएं का क्लाउड बनाते हुए कहता है कि अब बस उस स्मोक से टॉक्सिन्स निकालने की बात है। वो फ्रैंक से ध्यान से देखने को कहता है। टॉक्सिन अलग करने के बाद ऑस्कर बताता है कि बाकी का स्टीम साफ है। अब बस प्रोपोर्शन सही रखना है और क्यूर तैयार हो जाएगा। फ्रैंक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ऑस्कर उससे कहता है कि अब वो कोशिश करे। फ्रैंक सोचता है कि वो एक साथ अलग अलग मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये सच ऑस्कर से छिपाता है। ऑस्कर ध्यान से देखता है और नोटिस करता है कि फ्रैंक की माना कंट्रोल थोड़ी अनस्टेबल है, लेकिन खराब नहीं। फ्रैंक फेल हो जाता है और चिढ़कर पूछता है कि ऑस्कर मजाक तो नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा करने के लिए लेवल 4 या 5 होना चाहिए, जबकि वो अभी लेवल 3 पर है। ऑस्कर उसे समझाता है कि इस प्रोसेस को ऐसे सोच जैसे दिमाग में 2 हिस्से हैं, बाएं में मैजिक ए और दाएं में मैजिक बी। बस ट्राई करो, खोने के लिए कुछ नहीं है। फ्रैंक फिर कोशिश करता है और इस बार प्रोसेस काम करने लगता है। हैरान होकर वो देखता है कि उसने पहली बार ड्यूल कास्ट कर लिया। वो सोच में पड़ जाता है कि किसी ने उसे ये टेक्निक कभी क्यों नहीं सिखाई। ऑस्कर कहता है क्योंकि ऊपर बैठे लोग लालची होते हैं। असलियत ये है कि टावर में परंपरा बन चुकी है कि जो तकनीक मुश्किल से सीखी जाए उसे न्यू कमर्स को मुफ्त में नहीं सिखाया जाता। लेकिन बैटलफील्ड पर यह सोच मौत के बराबर है। व्हाइट टावर को अब इंटरैक्टिव टीचिंग और नॉलेज शेयरिंग चाहिए। ऑस्कर मुस्कुराकर कहता है कि फ्रैंक वाकई टैलेंटेड है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो पहली बार में कर लेगा। फ्रैंक कहता है कि उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर थी, लेकिन अभी कई इंग्रेडिएंट्स बाकी हैं और उसे उनकी तैयारी शुरू करनी होगी। ऑस्कर अंदर से गर्व महसूस करता है। कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि 514 बोतलें तैयार हैं और फ्रैंक नीले बालों के साथ जमीन पर पड़ा है, पूरी तरह थका हुआ। मैक्सिम अचानक कमरे में आता है और बताता है कि प्रॉब्लम है। ब्लू टावर ने 1 घंटा पहले आर्चबिशप बॉल्डविन से मिलने के लिए सुरिरिन जाने की पुष्टि कर दी है। इसका मतलब व्हाइट टावर लेट हो चुका है। प्रोटोगोनिस्ट सोचता है कि आर्चबिशप का पहले से कोई प्लान था। चिंतित मैक्सिम कहता है कि अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो उनकी मेडिसिन बेकार हो जाएगी। लेकिन वो फ्रैंक को दिलासा देता है कि कभी कभी जिंदगी में बैड लक भी होती है। ऑस्कर कामली कहता है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ। अगर उसे सही याद है तो कडिना फ्लू रैंक बी डिजास्टर में क्लासिफाई है और इसका मतलब है कि अब भी उनके पास कोशिश करने का मौका है। सीन कट होता है सुरिरिन के एक होटल में। कोई आर्चबिशप को बताता है कि गेस्ट्स आ गए हैं। बॉल्डविन चाय पीते हुए कहता है कि उन्हें अंदर आने दो। एंट्री होती है मेन ब्लू टावर का लेवल 5 मेज और नील ब्रायन, न्यूवेक्च फार्मास्यूटिकल कंपनी का जनरल डायरेक्टर की। आर्चबिशप उन्हें सोफा पर बैठने को कहता है और पूछता है कि फ्लू मेडिसिन का प्रोडक्शन कैसा चल रहा है। मेन मुस्कुराकर कहता है सब अच्छा है। आर्चबिशप डिलीवरी डेट पूछता है। मेन बताता है कि बस क्लिनिकल ट्रायल फेज बाकी है। नील जोड़ता है कि अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो इंपीरियल एफडीए से अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन मेन समझाता है कि ट्रायल्स जल्दी खत्म नहीं होते, कम से कम 6 महीने लगेंगे। बॉल्डविन शॉक हो जाता है क्योंकि उसे 4 महीने में विंस जाना है। तभी किसी का मैसेज आता है कि एक और मेज एंट्री की रिक्वेस्ट कर रहा है। आर्चबिशप हैरान होकर पूछता है मेन से कि उसने और लोगों का जिक्र क्यों नहीं किया। मेन कहता है कोई और उनके साथ नहीं आया। दरवाजा खुलता है और अंदर आता है ऑस्कर। ऑस्कर ग्रीटिंग करता है और साफ कहता है कि वो एक ऑफर लेकर आया है, कडिना फ्लू की क्योर बेचने के लिए। आर्चबिशप हैरान होकर पूछता है कि व्हाइट टावर का मेज यहां क्यों आया। ऑस्कर पूछता है कि क्या वो देर से आया क्योंकि बाकी भी इसी पर्पज से आए हैं। बॉल्डविन कहता है नहीं,
ब्लू टावर का ग्रुप अब भी रेडी नहीं है। ऑस्कर कॉन्फिडेंटली कहता है कि उस केस में व्हाइट टावर रेडी है। मेन चिल्लाकर कहता है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि व्हाइट टावर के पास न पैसे हैं न टेक्नोलॉजी। आर्चबिशप ऑस्कर से उसका लास्ट नेम पूछता है। ऑस्कर तुरंत बता देता है और कहता है कि वो अल्टरारा ऑर्डर के आर्चबिशप से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर वो टेबल पर एक छोटा बॉक्स रखता है और बताता है कि ये सैंपल है। आर्चबिशप मुस्कुराकर पूछता है कि कितनी डोसेस बना सकते हैं और कब तक। फिर ब्लू टावर मेज को डांट देता है। नर्वस होकर मेन कहता है, ठीक है, लेकिन ऑस्कर से पूछता है कि क्या एम्पायर एफडीए से अप्रूवल मिला है। ऑस्कर कहता है, नहीं। मेन ताना मारता है कि जैसा उसने सोचा था, व्हाइट टावर की हालत भी ब्लू टावर जैसी ही है। वैक्सीन्स तभी प्रोड्यूस होंगी जब ऑथराइजेशन मिलेगी। आखिर में वो आर्चबिशप से कहता है कि सोच समझकर डील फाइनलाइज करें। ऑस्कर बिना डरे जवाब देता है कि दिलचस्प है ये सुनना कि ब्लू टावर का लड़का अपनी टावर की लेगेसी के बारे में ऐसे बोल रहा है, खासकर जब सामने व्हाइट टावर का मेज बैठा है। ये सुनकर मोइरा इरिटेट हो जाती है और ऑस्कर से कहती है कि अपनी बात वापस ले। ऑस्कर उसे इग्नोर करता है और सवाल करता है, इतिहास के अनुसार कौन सा टावर पहले एस्टैब्लिश हुआ था। फिर कहता है कि 5 साल का जो गैप था वो ब्लू टावर हजारों सालों में भी भर नहीं पाएगा, क्योंकि सिर्फ 20 साल पहले तक पोषण मार्केट पर मोनोपोली व्हाइट टावर की थी। ब्लू टावर का लड़का कहता है कि किसी को पास्ट की परवाह नहीं। ऑस्कर कामली काउंटर करता है, क्या सच में ऐसा है। यहां सीन टेंशन और इंट्रीग को पीक पर ले जाता है। ऑस्कर कॉन्फिडेंटली अपना तर्क रख ही रहा होता है कि तभी दरवाजा खुलता है और कोई आर्चबिशप बॉल्डविन को बताता है कि विंस के लॉर्ड का अर्जेंट कॉल आया है। बॉल्डविन कॉल उठाता है। दूसरी तरफ लॉर्ड बॉल्डविन को कृतज्ञता व्यक्त करता है, कहता है कि कडीना फ्लू का क्योर भेजने के लिए उनका धन्यवाद, क्योंकि व्हाइट टावर के एल्डर ने बताया कि आर्चबिशप बॉल्डविन ने यह सीक्रेटली तैयार करवाया। वो लॉर्ड आगे बताता है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली वो कुछ ही घंटों में ठीक हो गए और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आए। अब वो पूछता है कि दूसरी बैच कब अवेलेबल होगी। बॉल्डविन मुस्कुराकर जवाब देता है कि बहुत जल्द ही अगली बैच भेजी जाएगी। कॉल खत्म होते ही बॉल्डविन ऑस्कर की ओर देखता है और पूछता है, क्या यह तुम्हारा काम था। ऑस्कर पुष्टि करता है। मेन फ्यूरियस हो जाता है और कहता है कि यह एफडीए कानूनों के खिलाफ है और ऑस्कर को सजा मिलनी चाहिए। ऑस्कर शांतिपूर्वक काउंटर करता है कि क्या मेन को वॉर टाइम लॉज के बारे में कुछ पता भी है। मैं चिल्लाकर कहता है कि विषय मत बदलो। ऑस्कर अपने मन में सोचता है कि लगता है पिछले 20 साल बहुत शांति से बीते हैं, तभी सब लोग यह भूल चुके हैं। ऑस्कर समझाता है, डीमन वॉर के दौरान सबसे घातक हथियार पैंडेमिक थे। मेजर्स जल्दी मेडिसिन बना सकते थे, लेकिन एफडीए अप्रूवल इतना स्लो था कि बेकार हो जाता था। इसलिए राजा ने कानून बनाया कि युद्ध के दौरान बने ट्रीटमेंट्स को स्पेशल ट्रीटमेंट्स माना जाएगा और उन पर इंपीरियल लॉज लागू नहीं होंगे। कहता है, लेकिन अभी हम युद्ध में नहीं हैं। ऑस्कर कामली जवाब देता है कि युद्ध की 3 स्थितियां होती हैं। 1, जब 2 नेशंस लड़ें। 2, जब रेवोल्यूशन हो। 3वें, जब क्लास बी या उससे हायर डिजास्टर हो। कार्डिना फ्लू रैंक बी डिजास्टर है, इसलिए एफडीए लॉज यहां लागू नहीं होते। नील बीच में बोल पड़ता है, अगर व्हाइट टावर कर सकता है तो ब्लू टावर भी कर सकता है। वो अनाउंस करता है कि उनकी ट्रीटमेंट भी विंस भेजी जाएगी, लेकिन बॉल्डविन साफ कह देता है कि दौड़ खत्म हो चुकी है। व्हाइट टावर की दवा विंस पहुंच चुकी है और लोकल लॉर्ड पहले ही क्रेडिट आर्चबिशप को दे चुका है। अब वो पीछे हटकर कह नहीं सकता कि यह गलत था। मेन जिद पकड़ लेता है और कहता है कि वह वैक्सीन्स की कीमत कम कर देगा। बॉल्डविन फ्यूरियस हो जाता है, कैसे मेरी छवि को पैसों से खरीदने की जुर्रत की तुमने। वो मेन को चुप रहने का आदेश देता है और तुरंत दोनों को अपने ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहता है। मेन गुस्से से उठता है, मुट्ठियां भींचे हुए, और ऑस्कर के पास से गुजरते हुए कहता है, मैं इसका बदला लूंगा। ऑस्कर मन ही मन हंसता है और सोचता है कि क्या इस लड़के के पास विलेंस की कोई फ्रेज बुक है। फिर वो कैजुअली कह देता है, मैं पहले ही ट्रीटमेंट और वैक्सीन का पेटेंट पैलेस में रजिस्टर कर चुका हूं, तो अगर तुम ब्लू टावर का वर्जन बेचना चाहते हो तो व्हाइट टावर को रॉयल्टीज चुकानी होंगी या सब फेंक देना पड़ेगा। यह सुनकर मेन रेज में लाल होकर बाहर निकल जाता है। नील, हालांकि, सभ्यता से आर्चबिशप को फेयरवेल कहता है और ऑस्कर को भी ग्रीटिंग करता है, लेकिन उसी वक्त ऑस्कर को अचानक नील की खुशबू महसूस होती है, एक मिंट जैसी ताजगी भरी सेंट, और वो इंस्टेंटली समझ जाता है
क्रशन की मौत का असली जिम्मेदार अभी अभी इस कमरे से बाहर निकला है। ऑस्कर अंदर से हिल चुका होता है, लेकिन चुप रहता है। बॉल्डविन हंस पड़ता है और ऑस्कर को बैठने का इशारा करता है। आओ, अब हम अपनी निगोशिएशन आगे बढ़ाते हैं। सीधा मैटर पर आते हुए आदमी लड़के से पूछता है कि प्राइस कितना होगा, क्योंकि ब्लू टावर ने 2 मिलियन सीनॉस मांगा था। मुस्कुराते हुए लड़का कहता है कि अगर वो चाहते तो व्हाइट टावर सिर्फ 5 मिलियन चाहता। आर्चबिशप हंसकर छुपाता है कि उसे यह महंगा लगा और पूछता है, क्या लड़का सीरियस है? कुछ घंटों बाद व्हाइट टावर में फिडेलिना शॉक हो जाती है जब उसके सामने जीरो से भरा चेक आता है। पता चलता है कि ऑस्कर ने 10 मिलियन सीनॉस सिक्योर कर लिए। लड़के को गले लगाते हुए औरत कहती है कि उसे पता था वो कर लेगा, ठीक वैसे ही जैसे मैक्सिम, जिसने शुरू से ही उस पर विश्वास किया। हेमिल हैरान होकर पूछता है, ये कैसे हुआ, क्योंकि आर्चबिशप इतनी बड़ी रकम नहीं देगा। लड़का बताता है इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस भी थे, जैसे एडवर्टाइजिंग फीस। पता चलता है कि लड़के ने व्हाइट टावर से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कराने का चार्ज लिया कि आर्चबिशप को फ्लू आउटब्रेक के बारे में रेवलेशन हुआ है, जिससे एंटीडोट्स की तैयारी तेज हो गई। आदमी को आइडिया पसंद आया और उसने 1 मिलियन सीनॉस कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया, बदले में अगले हफ्ते तक वैक्सीन डिलीवरी। चेक हाथ में लेकर एल्डर कहता है, ये अमेजिंग है, और लड़के ने 400 गुना वापस कर दिया जो उसने एम्बेजल्ड किया था। डिसिप्लिनरी एक्शन खत्म हो जाते हैं और थ्रिल्ड फिडिलीना अग्री करती है। ऑस्कर फिर कहता है कि अब उसे लेवल 4 मैगजीन या उससे हायर को जल्दी इकट्ठा करना है। हैमिल कहता है कि वो देख लेगा और हैट वाली औरत से कहता है, अनाउंसमेंट डाल दे मैजिक टावर में कि पोशन लैब को लेवल 4 या उससे हायर मेज चाहिए और पार्टिसिपेंट्स को पेमेंट मिलेगी। कुछ घंटों बाद मेज इकट्ठा होते हैं और पता चलता है कि पेमेंट के साथ साथ मीट बेस्ड मील भी मिलेगा। फ्रैंक और ऑस्कर फाइनली लोकेशन पर पहुंचते हैं। बिना झिझके लड़का सबका ध्यान खींचने की कोशिश करता है, पर कोई सुनता नहीं। गुस्से में वो साउंड लिंकिंग मैजिक से सीटी बजाता है, जिससे सब कान ढक लेते हैं और पूछते हैं, ये आवाज क्या है? लड़का कहता है, सबको कड़ीना फ्लू का वैक्सीन बनाने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि उसे जीनियस माना जाता है। बाकी मेजर्स सोचते हैं, लड़का मदद क्यों मांग रहा है? ऑस्कर सुनकर हैरान होता है और फ्रैंक से पूछता है कि लोग उसे क्यों पसंद नहीं करते। फ्रैंक याद दिलाता है कि उसने हाल ही में टावर के रिसोर्सेज वेस्ट किए बिना रिसर्च के और पैसे शराब में उड़ाए। अचानक एक मेज आता है और पूछता है कि दवा कैसे बनेगी अगर व्हाइट टावर के मेथड्स खो गए। ऑस्कर कहता है उसने सब रिकवर कर लिया है, जिससे सब शॉक हो जाते हैं, यहां तक कि यंग ब्लॉन्ड औरत भी। वो पूछती है, क्या एंटीडोट का असर वेरीफाई हुआ है? प्रोटैगनिस्ट कंफर्म करता है और बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ है। यंग वुमन कहती है कि टावर को बहुत बड़ी रकम मिली होगी और फिर पूछती है कि लड़का इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उन पर ट्रस्ट करके क्यों शेयर कर रहा है। ईमानदारी से प्रोटैगनिस्ट कहता है उसे खुद नहीं पता कि वो अब भी व्हाइट टावर में क्यों है। ब्लॉन्ड मेज अनॉयड होकर कहती है, क्या ऐसे कोई मदद मांगता है? उसने अपना टाइम वेस्ट किया और वो समझ नहीं पाई कि ग्रेट जीनियस का मतलब क्या था, पर कोई डिजर्व नहीं करता ऐसी बातें सुनना। लड़का कहता है उसे पूरी तरह पता है कि हर कोई व्हाइट टावर के लिए क्या छोड़ चुका है। औरत रुककर पलटती है। लड़का कहता है वो लीना वाइट है, लेवल 5 मेज, जिसने बाकी कॉरपोरेशंस के सारे ऑफर्स रिजेक्ट किए। फिर ड्रायन के बारे में बताता है जिसने रॉयल मेज पोजीशन ठुकराई, और डीसर्ट रेने, जिसने इंस्ट्रक्टर रोल मना किया। सिफाई रोज के बारे में ऑस्कर बताता है कि उसने गोल्ड टावर का ऑफर डिक्लाइन किया, जबकि वो क्रिएटिव एल्केमी में बहुत टैलेंटेड थी। लड़का फिर कहता है कि अगर उसे भी ऐसा ऑफर मिलता तो शायद वो मना नहीं कर पाता, लेकिन इनमें से किसी ने भी व्हाइट टावर नहीं छोड़ा। लीना हैरान होकर पूछती है, क्या एल्डर्स को रिक्रूटमेंट मीटिंग्स के बारे में पता था? प्रोटैगनिस्ट कहता है, हां, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय अनजान बनने के, ताकि वो बर्डन महसूस न करें, क्योंकि व्हाइट टावर अपने सबसे ठंडे विंटर से गुजर रहा है। इस हालत में सब किसी गर्म जगह जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ठंड में रुकना चुना। इसलिए अगर वो एक मेज होते हुए उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो वो किसी पर नहीं कर सकता। पर अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो फिर उसे और उसके पास खड़े लो लेवल मेज को ही काम करना पड़ेगा। फ्रैंक पूछता है, क्या वो उसी की बात कर रहा है? और ऑस्कर उसे पास बुलाकर काम शुरू करने को कहता है। ड्रामेटिक अंदाज में प्रोटैगनिस्ट अपने प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनता है। अचानक लीना आगे बढ़ती है
और बाकी भी पूछते हैं कि कहाँ से शुरू करें। नीले बालों वाला लड़का कहता है उसने कभी नहीं सोचा था कि ऑस्कर सिर्फ वर्ड्स से किसी को मना लेगा। हमारा लड़का मुस्कुराता है और फिर सीरियस होकर बताता है कि मीट पोर्क नहीं बल्कि बीफ होगा। ये सुनकर सब चिल्लाते और सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद पता चलता है कि वैक्सीन्स और एंटीडोट्स सफलतापूर्वक बना लिए गए। एक हफ्ता गुजरता है और ऑस्कर ग्रीन हाउस में चलता हुआ एक अजीब सी लीफ से टकराता है। वो सोचता है ये विल्टर का काम हो सकता है, यानी वो वापस आ गया है। चेयर पर बैठकर प्रोटैगनिस्ट न्यूज़पेपर पढ़ता है और पता चलता है कि विंस की टेरिटरी ने पेंडेमिक खत्म होने की घोषणा कर दी है। साथ ही ऑस्कर का नाम पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ है। मुस्कुराते हुए वो कहता है सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। अचानक फ्रैंक चिल्लाते हुए आता है और बताता है कि वैक्सीन ऑर्डर्स हर जगह से आ रहे हैं, यहां तक कि इंपीरियल फैमिली से भी। प्रोटैगनिस्ट कहता है अगर उन्हें अपनी जान प्यारी है तो वैक्सीन्स तो चाहिए ही होंगे।